नमस्कार, खेलों पर हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम गेम ऑन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं गौरव कुमार। तो जी हां, जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप का जो खुमार है वो पूरे देश पर चढ़ा हुआ है और हो भी क्यों ना, क्योंकि कल का इंतजार अब सबको है। जी हां, रविवार को अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है वो फाइनल मुकाबला आखिरकार खेला जाएगा और इस मुकाबले पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। जहां भारत ने इंग्लैंड को हरा करके सेमीफाइनल में हराया था और फाइनल में जगह बनाई थी, तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा करके फाइनल में जगह बनाई है। तो ऐसे में ये मुकाबला जो है वो काफी अहम रहने वाला है। तो अगले आधे घंटे हम इस मुकाबले पर खास तौर से फोकस करेंगे, इसके साथ साथ कुछ और खबरों को भी जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम गेम ऑन की। तो आइए इस खबरों की शुरुआत करेंगे वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई खबरों के साथ। तो बिल्कुल फाइनल प्रहार की तैयारी है, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने कल अहमदाबाद के स्टेडियम में होंगी। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का कारवां अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस खिताबी मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। इस फाइनल में भारत अपने तीसरे T20 खिताब को जीतने उतरेगी, तो वहीं न्यूजीलैंड टीम की कोशिश रहेगी कि वो पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब उठाए। T20 विश्व कप 2026 का फाइनल एक तरफ मौजूदा चैंपियन भारत तो दूसरी तरफ हमेशा खतरनाक साबित होने वाली न्यूजीलैंड की टीम। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इतिहास और सम्मान की लड़ाई भी है। भारत की नजर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचने पर है। भारत इससे पहले 2007 और 2024 में ये खिताब जीत चुका है। वहीं न्यूजीलैंड के लिए ये मौका और भी खास है। कीवी टीम आज तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है, इसलिए उनकी नजर पहली ट्रॉफी पर टिकी है। न्यूजीलैंड का दूसरा फाइनल होगा। 2021 में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिताबी मुकाबले में हार मिली थी। T20 इंटरनेशनल मैचों में दोनों टीमों के नतीजों की बात करें तो ओवरऑल भारत का पलड़ा भारी दिखता है, मगर जैसे ही बात आईसीसी मुकाबले यानी T20 वर्ल्ड कप में खेले गए मैचों की आती है तो फिर न्यूजीलैंड हावी नजर आता है। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 30 T20 मैचों में भारत ने 18 में जीत दर्ज की है, जिसमें 2 जीत सुपर ओवर की भी है। वहीं न्यूजीलैंड ने 11 मैच अपने नाम किए हैं। एक मैच टाई रहा था और बारिश की वजह से सुपर ओवर नहीं हो पाया था। T20 वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमें 3 बार आमने सामने हुई हैं और तीनों ही मौकों पर बाजी न्यूजीलैंड के नाम रही है। बात अगर दोनों देशों के बीच भारत में हुए मुकाबलों की करें तो टीम इंडिया काफी आगे दिख रही है। दोनों टीमें भारतीय जमीन पर 16 T20 इंटरनेशनल में टकराई हैं, जिसमें 11-5 से भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड पर भारी रहा है। T20 विश्व कप शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड की टीम ने भारत में आकर 5 मैचों की T20 सीरीज खेली थी। भारत ने सीरीज 4-1 से अपने नाम की थी। 5 मैच की सीरीज में 6 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना था। भारत ने आखिरी मैच में 271 रन बनाने में सफलता पाई थी। मौजूदा विश्व कप में भारत ने अहमदाबाद में 18 फरवरी को आखिरी ग्रुप मैच में नीदरलैंड्स को 17 रन से हराया था। हालांकि सुपर 8 में भारत को इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 76 रन से हार का सामना करना पड़ा था। एक साल में ये दूसरी बार है जब दोनों टीमें किसी ग्लोबल टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने होंगी। इससे पहले भारत ने दुबई में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मुकाबला है। ऐसे में आइए देख लेते हैं कि भारतीय बल्लेबाजों का क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है इस T20 वर्ल्ड कप में। अभिषेक शर्मा से शुरुआत करते हैं। तो 7 पारियों में 89 रन ही जो है उनके बल्ले से आए हैं। एक केवल अर्धशतक आया है और 130 का स्ट्राइक रेट है। तो कहीं ना कहीं इन पे सबसे ज्यादा जो नजरें हैं वो रहने वाली हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा को अपना स्ट्राइक रेट और साथ ही साथ अपने रनों की जो गति है उसको सुधारनी होगी। तो ये अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड है। इसके बाद अगर बात करें तो संजू सैमसन जिस तरह से निकल करके आए हैं, उन्होंने 4 पारियों में 232 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक हैं और ये दोनों अर्धशतक जो हैं वो बैक टू बैक आए और 201 का स्ट्राइक रेट लेकर के वो चल रहे हैं। तो यहां पर संजू सैमसन से एक बड़ी उम्मीद रहने वाली है फाइनल मुकाबले में। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव की बात करें तो शुरुआत काफी अच्छी की थी, लेकिन अभी फिलहाल उनका रन गति उतनी अच्छी दिख नहीं रही है। 8 पारी में 242 रन है और
एक ही अर्धशतक आया है और 137 का स्ट्राइक रेट है। कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ वो महसूस भी कर रहे हैं और दिख भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी इनकी आनी चाहिए थी, निखर करके आनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पीछे छूटती नजर आ रही है। वहीं बात करें ईशान किशन की, तो इन्होंने 8 पारियों में 263 रन बनाए हैं, 2 अर्धशतक इनके खाते में है। स्ट्राइक रेट इनका 189.20 का है। तो ईशान किशन ने अपनी काफ़ी अहम भूमिका जो थी वो देखने को मिली थी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में। वहाँ पे उन्होंने शानदार तरीके से अर्धशतक जमाया था और टीम इंडिया की जीत में एक अहम किरदार निभाया था। तो अब मुकाबला फाइनल का है, तो यहाँ पे भी उम्मीदें उनसे वही रहने वाली हैं। वहीं अगर बात करें शिवम दुबे की, तो 7 पारियों में 209 रन बनाए हैं और 1 अर्धशतक है और स्ट्राइक रेट 159.54 का है। तो T20 वर्ल्ड कप का ये इनका रिकॉर्ड है और ये वो बल्लेबाज हैं जिन पर अब टीम इंडिया कल जो है वो पूरी तरह से उनके ऊपर दारोमदार रहेगा, इनके ऊपर दारोमदार रहेगा कि वो अपने आप को न केवल साबित करें बल्कि टीम इंडिया को फाइनल में जीत भी दिलाएं। वहीं अगर बात करें तिलक वर्मा की, तो 8 पारी में 199 रन है, एक भी 50 या अर्धशतक अभी तक शतक और अर्धशतक नहीं आया है। स्ट्राइक रेट जो है वो 155.46 का इनका रहा है। लेकिन तिलक वर्मा जिस फॉर्म में है और जिस तरह से अपने आप को सामने रखते रहे हैं, वो एक काफ़ी अच्छी बात है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं और 8 पारियों में 199 रन है, 2 अर्धशतक इनके खाते में है, 163.11 का इनका स्ट्राइक रेट जो है वो रहा है। तो कल होने वाले इस मुकाबले पर, फाइनल मुकाबले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। और जितनी भी जो भी बातें थी वो अब पास्ट हो चुकी हैं। अब कल जो है वो अब आपको सब कुछ जो कुछ भी आपने कमाया है कल वहां पे आपको दिखाना होगा, क्योंकि कल वो फाइनल डे है जहां पे आपकी असली परीक्षा जो है वो होगी। देखिए, मेरी नज़र में ये मैच जो है ये 50-50 मैच है। कहने को हम यही बोलेंगे इंडिया फेवरेट है, घर पे खेल रही है, ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक है। लेकिन फॉर्म के हिसाब से अगर हम देखें, इंडिया ने अपना बेस्ट मैच आज तक नहीं खेला पूरे टूर्नामेंट में। 1 महीने का टूर्नामेंट हो गया है। आप किसी को एक कंप्लीट गेम, नॉर्मली हम कहते हैं कि T20 में देयर इज नथिंग कॉल्ड अ कंप्लीट गेम, लेकिन ये अगर कोई भी गेम अगर हम देखें, जैसे साउथ अफ्रीका खेल रही थी, वो अपने काफी मैचेस उन्होंने ऑलमोस्ट फ्लॉलेस खेले थे। इंडिया ने सब एक भी मैच नहीं खेला। लेकिन ये जरूर है कि जो टीम ने इतनी बार हमने देखा, इतने मैचेस में हमने 150 से ज्यादा 180, मतलब हमारे ऑपोजिशन ने हमारे अगेंस्ट करीब करीब 9 रन के हिसाब से रन बनाए। और ये जरूरी नहीं है कि ये सारी बड़ी बड़ी टीमों ने ही बनाया है। अगर साउथ अफ्रीका ने बनाया तो बात समझ में आती है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अगर हमारे अगेंस्ट जो था, जो भी बनाया, लाइक 187 बनाया था, तो नेदरलैंड और जिम्बाब्वे ने 176 और 184 बनाया हमारे अगेंस्ट। अगर आप लास्ट के 2 मैच देखें तो एक में 195, एक में 246। तो हमारी बॉलिंग उतनी मतलब स्ट्रांग नहीं लग रही है। हमने रन बहुत कंसीड किए हैं, क्योंकि हम ये मैच जीतते चले आ रहे हैं, तो हमको वो चीज बात लग नहीं रही है हमको कि हम कोई कि हम उस तरफ उतना गौर नहीं कर रहे हैं। हाँ, टीम जरूर सोच रही होगी ऐसे कि हम बहुत रन मतलब जो है दे रहे हैं जी। बैटिंग की बात अभी आपने की, आपने ये सारे नंबर्स दिखाए। मुझे दिखाइए कि इसमें पूरे टीम में आपको कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। आपका एक ओपनर फेल होता है, अभिषेक, जो कि लास्ट ईयर तक ही वाज कंसिडर्ड गॉड, भाई T20 का तो नया गॉड आ गया। अब उससे इस टूर्नामेंट में रन नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके नहीं बनते हुए भी हमने पिछले मैच में 250 का जो वो था स्कोर था, वो हमने क्रॉस किया है, जब अभिषेक का कॉन्ट्रीब्यूशन कोई बड़ा नहीं था। दैट मीन्स आपके जो बैटर्स हैं वो नंबर से बढ़ के खेल रहे हैं जी। अगर आप लोगों के देखें, उनके 50s कितने, 60s कितने, वो नहीं आ रहे हैं। पिछले मैच में एक ये एग्जांपल है कि T20 क्रिकेट में अगर आपका फाउंडेशन अच्छा डल गया है, तो जो जितने भी बैट्समैन आते हैं, आपका मिडिल ऑर्डर का काम ये रहता है कि आप 200% के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करें। वो इंडिया कर रही है जी। न्यूजीलैंड उतना नहीं कर पाई है, हालांकि उनका पिछला मैच बहुत इंप्रेसिव था। उन्होंने बेस्ट टीम को हराया है और इतनी बुरी तरह हराया है कि उसके बाद से मैं कहता हूं कि 50-50 है। अगर लास्ट मैच नहीं हुआ होता और जिस अंदाज में वो नहीं जीते होते तो शायद नहीं होता। खैर, ये बात हम अभी इस शो में और भी आगे जाके कर सकते हैं। जी।
राकेश, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी तक बेस्ट तो नहीं निकल कर आया, लेकिन जो भी प्रदर्शन आया है उसी के बल पे आज आप फाइनल भी खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजी का ही एक रूप रहा है जिसके चलते आप फाइनल में भी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं कि अभी तक 100% नहीं निकल के आया, जो निकल के आना चाहिए था निखार वो नहीं निकल के आया, तो आप ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कल भारतीय टीम किसी तरह का बदलाव करेगी? मेरा इशारा अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती की ओर है। देखिए, मेरी जो व्यक्तिगत राय है उस हिसाब से तो मैं चेंजेस डेफिनेटली करूंगा ही करूंगा 100%। लेकिन जैसे टीम की थिंकिंग है, जैसे मैंने गौतम गंभीर को देखा है या सूर्य कुमार यादव, ये अपना विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे। लेकिन सिंस आपने मुझसे पूछा है कि मेरी राय में क्या चेंजेस होने चाहिए, मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है बुरी तरह से। अर्शदीप कहीं भी बॉलिंग डाल रहे हैं आजकल, बच रहे हैं वो और बात है, लेकिन उनकी बॉलिंग भी इंप्रेसिव नहीं रही है। और ये दो की जगह तो मैं चेंजेस चाहूंगा ही चाहूंगा। एक जगह कुलदीप मैं चाहता हूं कि आए और दूसरी जगह सिराज आए, एक स्पिनर। और ये आपको ओपनिंग में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो जो टेम्पलेट है, क्योंकि देखिए टॉप ऑर्डर में 3 बल्लेबाज होते हैं, 1, 2 और 3। उसमें से अगर दो बल्लेबाज भी चल गए, एक ने 50 से ऊपर का स्कोर दे दिया, दूसरे ने 40 के ऊपर का स्कोर दे दिया, आपके ऊपर का जो आपके जो पहले जो 5-6 ओवर वाला जो फेज है वो आप संभाल लेते हैं। मिडिल ऑर्डर में आपका टेम्पलेट बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें आपको छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 8 बल्लेबाजों के साथ जा रहे हैं खेलने के लिए 20 ओवर गेम में, एक एक्स्ट्रा बैटर लेके चलते हैं। वो लिबर्टी हमको है, इसलिए हमने पिछले मैच में देखा कि जब आपके ईशान किशन आउट होके आया तो हमने शिवम दुबे को ऊपर भेजा, लेफ्ट हैंडर के बजाय लेफ्ट हैंडर भेजा। एक आउट होके आ रहा है, एक जा रहा है बैटिंग करने के लिए। ये लग्जरी तब होती है जब आपके पास प्लेइंग 11 में ऑप्शंस होते हैं, तो ये ऑप्शंस हमारा स्ट्रेंथ है। लेकिन जो चेंजेस हैं, मुझे तो लगता है कि अर्शदीप को अगर आप देखें, हमने जो बॉलिंग में एक हम कहते हैं T20 में डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन में अगर हम देखें पिछले दोनों मैचेस में हमने 10-10 वाइड बॉलें डाली हैं, 10-10 वाइड डाली हैं, जिसमें कि अर्शदीप ने एक में 7 डाली हैं, 10 में से एक में 5 डाली हैं। तो मतलब आप एक मैच में आप कितने ओवर एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। मैं भी नो बॉल नहीं गिन रहा हूं, सिर्फ वाइड गिन रहा हूं। तो हमारे पिछले 4 मैचेस अगर आप ले लें, एक साउथ अफ्रीका का ले लें, एक मैच जिम्बाब्वे ले लें, वेस्ट इंडीज ले लें और इंग्लैंड ले लें, ये जो पिछले 4 मैच हमने खेले हैं, एक में 6 वाइड, दैट मींस 1 ओवर एक्स्ट्रा, एक में 7 वाइड, फिर बाकी 2 मैचेस में जैसे मैंने कहा 10-10 वाइड दिए। ये लग्जरी है, हर दूसरे ओवर में 1 वाइड आ रहा है आपके एवरेज जी। तो एक्स्ट्रा रन्स ये जो बिल्कुल, जाते हैं, जाहिर तौर पर वाइड्स पर जो है वो कंट्रोल कहीं ना कहीं रखना होगा, एक्स्ट्रास पे कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना होगा और कहीं ना कहीं टीम को ये दिखाना होगा कि अब ये फाइनल मुकाबला है, जितनी भी पीछे गलतियां हो गई वो अलग किनारे पे जाएं, लेकिन अब कोई गलती यहाँ पे ना हो। तो यहाँ पर राकेश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे एक ये भी सवाल उठता है कि क्या टीम मैनेजमेंट अब रिस्क लेना चाहेगा? क्योंकि एक मैच अब आपका बच रहा है, आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ कोई भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर आपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ किया तो जिनको आप ले करके आ रहे हैं शायद उनके साथ भी अन्याय होगा, क्योंकि वो अगर उनको एक ही मैच मिल रहा है जिसमें इतना दबाव है, फाइनल वाला दबाव है, और वो अपने प्रदर्शन के हिसाब से वहां पे प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं ठीकरा उन पे भी आ जाएगा कि आपको तो हमने चांस दिया फाइनल खेलने का और आप उसके हिसाब से उतर नहीं पाए खड़े। तो ये उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय भी हो जाएगा। क्योंकि इंडियन माइंडसेट जो इतने सालों से रहा है, मैं इतने सालों से मैं जो देख रहा हूं, जो कैप्टन्स और ये हैं, ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब ना करना, ये एक मिथ है, ये एक सुपरस्टिशन है, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं। उससे आपके परफॉर्मेंस पे अच्छा या बुरा असर नहीं होता है। हम ये मान के चलते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसमें परफॉर्मेंस जो आ रही हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, ये भी मानते हैं, क्योंकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। हम लोग वी आर ऑल ड्रिवन बाय रिजल्ट्स। रिजल्ट अगर जीत रहे हैं तो बाकी सब चीजें उसके पीछे छुप जाती हैं। तो मैंने ये जो जितनी भी चीजें कही, ये सब छुप जाती हैं चीजों में। उसी तरह हम अगर ये कहें कि साहब हम किसी नए को लेके आ रहे हैं, जैसे रिंकू को अगर आप लें, रिंकू ने एशिया कप का जो फाइनल खेला था, उसको सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में एक बॉल खेलने को मिली थी लास्ट, उसने उस बॉल पे चौका मार के मैच खत्म कर दिया। तो ऐसे बहुत कम होगा, मतलब उससे भी, क्योंकि वो जो बल्लेबाज है उसकी बैटिंग को हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, फील्डिंग करते देखते हैं उसको और उसकी बैटिंग नहीं आती है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि विनिंग कॉम्बिनेशन, जैसे अभी आपने कहा, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरा भी यही सोचना है कि हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि टीम की सोच ऐसी है। लेकिन मेरी जो अपना व्यू है, मेरा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए जाहिर तौर पर। और यहाँ पर अब
एक सवाल यह भी बनता है कि अब न्यूजीलैंड की टीम को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में निकल करके आया, साउथ अफ्रीका को उन्होंने 9 विकेट से हराया। देखिए, सेमीफाइनल ही नहीं लूंगा मैं, सेमीफाइनल में आने से पहले मैं उनकी जो परफॉर्मेंसेस है, जस्ट मैं आपको बता दूं, वो 2 मैच हारे। एक साउथ अफ्रीका से यहीं हारे, अहमदाबाद वाले ग्राउंड पे हारे, और एक इंग्लैंड से जीता जिताया मैच लास्ट में, जैसे उन्होंने जैक्स ने जो लास्ट के 3 ओवर में जो रन बना दिए और रेहान ने जो रन कर दिए, उससे वो लोग सडनली, मतलब जीता जीता मैच लग रहा था, हार गए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनके रिजल्ट्स को नहीं देखूं, मैं उनके परफॉर्मेंस को देखूंगा, टोटल इंडिविजुअल। उनके जो है, देखिए, उनके पास स्पिन ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। रचिंद्र रविंद्र जो कि नॉर्मली बल्लेबाज हैं, नंबर 3 पे आने वाले बल्लेबाज हैं, वो उनके सबसे सक्सेसफुल बॉलर हैं। मैट हेनरी जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनके पहले इसमें वो आपको ब्रेक थ्रू दे रहे हैं पहले 6 ओवर में, कंसिस्टेंट। उनका पेस अटैक अच्छा है, उनका एक बहुत अच्छा पेसर तो बाहर ही बैठता है, वो तो नॉर्मली किसी भी टीम के प्लेइंग 11 में आ जाए, लेकिन उनके जी पास वो एक ऑप्शन है जिसको खिलाते नहीं है, स्पिन जी। ऑप्शन उनके पास है। उनका कोई वीक लिंक है ही नहीं, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर में भी अगर आप देखें, ग्लेन फिलिप जो है, ठीक है, डैरिल मिशेल, ये 2 लोग ऐसे हैं जो इंडिया में बहुत खेलते हैं और यहां पे उनको खेलना आता है, बहुत खतरनाक है वो। तो आप उनके बल्लेबाज आउट करते जाएंगे, आपको लगेगा नहीं कि मतलब जो अगला बैटर भी आ रहा है। अगर आपको एक मैच याद हो जिसमें उनके 6 आउट हो गए थे, जी सैंटनर और मैकॉन्की तो लास्ट मिनट में आए हैं टीम में, ब्रेसवेल की जगह वो आए, लेकिन उन्होंने क्या बल्लेबाजी की है। बिल्कुल। फैक्ट ये है कि ये मैकॉन्की जैसे खिलाड़ी जो उनके टीम में भी हैं, ये पहला मैच अपना खेल रहे थे, लेकिन इतने टाइम का उनका डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है, उनकी उम्र देखिए 30 से ऊपर है, उन्होंने जी इतने मैच खेले, तो जो उनकी जो टीम है उनका एक्सपीरियंस बहुत है। ये टीम में न्यू खिलाड़ी आपको नहीं दिखते, जाहिर तौर पर ये बहुत भारतीय टीम सेटल्ड के लिए यूनिट है, ये चुनौती जो बहुत है सालों से राकेश चेंज ही कम नहीं नहीं किया होने उन्होंने। वाली है, और जिस तरह से उनके स्पिनर्स हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जो पेश भी करेंगे। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। और अब सीधा रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां पे हमारी संवाददाता सुचित्रा मौजूद हैं। सुचित्रा, आपसे अगर जानना चाहें इस वक्त, तो सबसे पहला सवाल यही है कि किस तरह की पिच है, किस तरह की कंडीशंस है, और आज जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है उसमें टीम के किन किन खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस में हिस्सा लिया, और क्या कुछ मूड दिखा आपको टीम के कैंप में? जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड का जो प्रैक्टिस सेशन है वो दोपहर में रखा गया था। तो न्यूजीलैंड की टीम ने जमकर यहाँ पर पसीना बहाया है, कड़ी मेहनत की है। भारतीय टीम की जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अभी खत्म हुई है। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, और भारतीय टीम अब जो इवनिंग सेशन है, शाम के सेशन में अभ्यास करेगी। कल किस तरह का विकेट मिलने वाला है, सूर्य कुमार यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि वो भी स्टेडियम पहुंचे ही हैं और विकेट को उन्होंने अभी नहीं देखा है। तो उन्होंने कहा कि कैसा भी विकेट मिले, वर्ल्ड कप का फाइनल है, उन्हें खेलना ही पड़ेगा। वहीं टॉस को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे या पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, तो उस पर भी सूर्य कुमार यादव का यही कहना था कि उनकी जो टीम है वो दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार है। अगर पहले बल्लेबाजी का उन्हें मौका मिलता है उसके लिए भी वो तैयार हैं, और अगर उन्हें चेज़ करना पड़ता है तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, क्योंकि अगर विश्व चैंपियन बनना है तो चाहे आप पहले बल्लेबाजी करें या बाद में बल्लेबाजी करें, आपको अपने विरोधी से बेहतर खेलना ही होगा अगर आपको विश्व चैंपियन बनना है। तो सुचित्रा, इस पीसी में उनकी बॉडी लैंग्वेज से या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने कोई संकेत दिया इस तरह का कि क्या कोई बदलाव वो करेंगे प्लेइंग 11 के साथ? कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती पे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल जो हैं अभिषेक शर्मा पे हैं, क्योंकि अब तक तो टीम जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट करती आई है। हमने देखा था सेमीफाइनल मुकाबले से पहले जब मॉर्ने मॉकल आए थे तो उन्होंने पूरा एक सपोर्ट जो है अभिषेक शर्मा के प्रति जताया था। उन्होंने ये कहा था कि संजू सैमसन का भी एक खराब फॉर्म था, लेकिन वो फॉर्म से निकल कर आए, अब जो जिस तरह से वो सामने है, आप सबके सामने है। तो क्या इस तरह की कोई बात हुई, या आपको कुछ ऐसा मालूम चल रहा है कि कुछ तरह का कोई बदलाव जो है वो क्या टीम जो कर सकती है फाइनल मुकाबले के लिए?
जी गौरव, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वर्ल्ड कप का ये भारतीय टीम का शायद पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा होगा जहां पर कि अभिषेक शर्मा से जुड़ा कोई सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि लगातार अभिषेक शर्मा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा का विषय बने हुए थे। लेकिन आज अभिषेक शर्मा से जुड़ा कोई सवाल देखने को नहीं मिला। वरुण चक्रवर्ती से जुड़ा सवाल ज़रूर आया और ये भी पूछा गया कि क्या प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होंगे। तो जो कार्ड्स हैं, अपने पत्ते हैं, वो तो नहीं खोले सूर्य कुमार यादव ने। कहा कि प्लेइंग 11 का पता कल ही चलेगा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को ज़रूर वो डिफेंड करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये एक टीम गेम है, हर दिन हर खिलाड़ी नहीं चल सकता, लेकिन बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो उन खिलाड़ियों को कवर करने के लिए मौजूद हैं जिनका कि ऑफ डे है। चलिए, तो बिल्कुल सुचित्रा, जिनका ऑफ डे है उनको कवर करने के लिए कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी होंगे वो मौजूद रहेंगे और टीम को जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप से कि वो दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज है। गौरव, बिल्कुल जाहिर तौर पर एक बड़ा मुकाबला है, तो नजरें जो हैं वो कप्तान की कप्तानी पे भी रहेगी और कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी अब तक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं उनके प्रदर्शन पे भी कहीं ना कहीं रहने वाली। बहरहाल तब आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पे अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तेज हो रही है दिल्ली की रफ्तार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को मिल रही है 33,500 करोड़ रुपए की सौगात। इस महिला दिवस पर दिल्ली के हजारों सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे फ्लैट्स। मेट्रो की पिंक और मजेंटा लाइन का हो रहा है विस्तार और मेट्रो के फेज 5A के 3 नए कॉरिडोर का भी हो रहा है शिलान्यास। 8 मार्च सुबह 10 बजे डीडीए ग्राउंड, बुराड़ी रोड, नई दिल्ली। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। तो ब्रेक के बाद आप लोग का स्वागत है और अब खबरें वर्ल्ड कप से हट करके कुछ देख लेते हैं, जहां पर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन 8 मार्च से लेकर 13 मार्च तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जिसको लेकर के तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इस आयोजन में 10 देशों के पैरा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील कुमार के साथ बातचीत में भारतीय पैरालंपिक समिति के CEO राहुल स्वामी ने कहा कि ग्रां प्री का उद्देश्य दुनिया भर के पैरा एथलीटों को अपनी खेल प्रतिभा के प्रदर्शन के साथ साथ पैरालंपिक या विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफिकेशन के लिए मंच प्रदान करना है। आप देखिए ये खास बातचीत और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस महीने की 8 से 13 तारीख तक वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के CEO मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारी होगी और किस तरह से इस प्रतियोगिता का आगाज़ होगा, तैयारियां किस तरह की, इस बारे में बताइए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये ग्रां प्री हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हमारा 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के साथ, और इसका मेन पर्पस होता है कि क्लासिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है जो एथलीट की पैरा एथलीट की ज़िंदगी में, जिसमें वो जिस कैटेगरी में खेलेगा वो डिसाइड होती है। तो ये जो ग्रां प्री होती है, इसमें एक तो उसका क्लासिफिकेशन होता है और जो उसने अपने कोचेस के साथ बैठ के जो टेक्निक्स अपनी जो लर्न की हैं उनको वो यहाँ के एग्जीक्यूट करता है। तो एक तरह का एक्सपोजर भी है। तो हमने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और हम होस्ट कर रहे हैं इसमें। तो हमको एक एडिशनल बेनिफिट है कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स को, जिनको बहुत खर्चा करके बाहर जाना पड़ता है क्लासिफिकेशन करवाने के लिए, वो यहीं पे करवा लेंगे। तो लास्ट ईयर 58 एथलीट्स, इंडियन एथलीट्स का क्लासिफिकेशन हुआ था, इस बार 45 एथलीट्स का होगा।
तैयारी के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अनलाइक वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, इसमें एक ही स्टेडियम है, यहाँ पे कंपटीशन होगा और वार्म अप एरिया जो है उसमें वार्म अप होगा। बिल्कुल तैयारी के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है ये टूर्नामेंट। कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और भारत की तरफ से जो कंटीजेंट है वो कितने खिलाड़ियों का दल होगा? तो इस बार क्या है कि क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा सा अलग है, तो कई जगह डिसरप्शंस हैं फ्लाइट्स को, और एक लोगों के माइंड में फियर हो गया था, तो कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने कई सारों ने विड्रॉ कर लिया है। तो इस बार इंडिया को मिला के 10 कंट्रीज़ हैं और लास्ट टाइम 18 कंट्रीज़ थी, लेकिन एथलीट्स जो हैं वो टोटल अराउंड 250 हैं, जिसमें अराउंड 60 इंटरनेशनल एथलीट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से आएंगे, जैसे रशिया, इजिप्ट, हांगकांग, श्रीलंका। तो ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट से एथलीट्स आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। पिछले कुछ सालों में पैरा स्पोर्ट्स से अगर हम भारत की बात करें तो बहुत आगे गया है, बहुत सारे नए खिलाड़ी आए हैं, युवाओं को मौका मिल रहा है, ग्राउंड लेवल पर मेहनत हो रही है, नए खिलाड़ी आ रहे हैं। उन खिलाड़ियों के लिए अगर हम देखें तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जबकि बहुत ही आसानी से यहाँ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ जब वो खेलते हैं तो एक नया अनुभव प्राप्त होता है। आपका क्या मानना है? बहुत सारे ऐसे भी यंग एथलीट्स हैं जिन्होंने अभी एक लेवल पे कंपटीशन खेला नहीं है, तो उनको हम लोग जो है यहाँ पे अलाउ करते हैं कि वो आके, क्योंकि इंडिया में ही हो रहा है, तो उनको ऑब्वियसली उनको फ़्लाइट टिकट्स, अगर वो दूर रहता है, अगर पास रहता है तो वो वैसे ही आ सकता है, थोड़ा मतलब मिडिल डिस्टेंस है तो वो ट्रेन से आ सकता है। तो ओवरऑल अगर आप कॉस्टिंग देखेंगे तो बहुत ही रीज़नेबल पड़ जाती है, तो वो हमेशा प्रेफर करेगा कि वो इधर आके खेले, ना कि बाहर जाके खेले। बहुत बहुत धन्यवाद DD न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो यही वो स्टेडियम है जहाँ पर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री का आयोजन होगा। इसी मंच पर देश के एथलीट इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। सुशील कुमार, DD न्यूज़।